भानगढ़ के डरावने साए और उन दोस्तों की कहानी जो अपनी बहादुरी दिखाने वहां जाते हैं, कुछ इस तरह है। चीखें, सन्नाटा और रूह कंपा देने वाली दास्तानें। स्वागत है आपका मिस्टर राज हॉरर स्टोरी में। यहां हर कहानी हकीकत और खौफ के बीच की एक धुंधली लकीर है। अगर डरना पसंद है तो सही जगह आए हो। लेकिन इस अंधेरे सफर पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि खौफ का ये सिलसिला कभी ना रुके। चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक मंजर। सैकड़ों साल पहले भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। उसी राज्य में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में माहिर था। वो राजकुमारी रत्नावती को देखते ही उन पर मोहित हो गया और उन्हें पाने के सपने देखने लगा। इत्र की शीशी और काला जादू। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र परफ्यूम खरीदने गई। तांत्रिक सिंधिया ने इसे एक मौके की तरह देखा और उस इत्र की शीशी पर अपना काला जादू कर दिया। उसका जादू ऐसा था कि जो भी उस इत्र को लगाता वो तांत्रिक के प्यार में पागल होकर उसके पास खिंचा चला आता। राजकुमारी को तांत्रिक की इस साजिश का पता चल गया। उन्होंने उस इत्र की शीशी को पास की एक भारी चट्टान पर दे मारा। काले जादू के प्रभाव से वो चट्टान खुद ब खुद लुढ़कने लगी और सीधे जाकर तांत्रिक सिंधिया के ऊपर गिर गई। मरने से ठीक पहले तांत्रिक सिंधिया ने मरते मरते भानगढ़ के विनाश का श्राप दिया। उसने कहा, ये पूरा किला और यहाँ रहने वाले सभी लोग जल्द ही तबाह हो जाएंगे और उनकी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कहते हैं कि इस घटना के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावती समेत किले के सभी लोग मारे गए। तब से वो किला वीरान और शापित है। भानगढ़ के बारे में कुछ रोंगटे खड़े करने वाली बातें। सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किले के बाहर एक बोर्ड लगाया है जिस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले के अंदर जाना सख्त मना है। बिना छत के घर। यहाँ के खंडहरों में किसी भी घर पर छत नहीं टिकती। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर कोई छत बनाता है तो वो अपने आप गिर जाती है। अजीब आवाज़ें। रात के समय यहाँ से औरतों के रोने, चूड़ियों के खनकने और तलवारों के टकराने की आवाज़ें सुनाई देने का दावा किया जाता है। खोए हुए लोग। कई किस्से ऐसे भी हैं जिनमें रात को वहाँ रुकने वाले लोग या तो कभी वापस नहीं आए या उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। चेतावनी। भानगढ़ सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि वहाँ की शांति में एक अजीब सा डर महसूस होता है। भानगढ़ की वो आखिरी रात। एक कहानी। 4 दोस्त आर्यन, समीर, नेहा और काव्या एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने भानगढ़ के बारे में बहुत सुना था और तय किया कि वे दुनिया को दिखाएंगे कि भूत वूत कुछ नहीं होता। किले की दहलीज पर। शाम के 5:30 बज रहे थे। सूरज ढलने ही वाला था। ASI के गार्ड सबको बाहर निकाल रहे थे। चारों दोस्त छिपते छिपाते किले के पीछे वाले हिस्से की टूटी दीवार से अंदर घुस गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू कर गुजरा, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। सन्नाटा और खौफ। रात के 8 बज चुके थे। किले के अंदर घुप अंधेरा था। समीर ने अपनी टॉर्च जलाई लेकिन उसकी रोशनी भी उस काले सन्नाटे को चीर नहीं पा रही थी। अचानक नेहा रुकी। तुमने कुछ सुना? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्या? आर्यन ने हंसते हुए कहा, चमगादड़ होंगे। लेकिन तभी दूर गलियारे से किसी के पायल की आवाज आई। छन छन, छन छन। तांत्रिक का साया। वे लोग नर्तकी की हवेली के पास पहुंचे। अचानक समीर की टॉर्च की रोशनी एक कोने पर पड़ी। वहां एक लंबा धुंधला सा साया खड़ा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। वो देखो, समीर चिल्लाया। जैसे ही वे उसकी ओर बढ़े, वो साया गायब हो गया और उसकी जगह हवा में इत्र की तीव्र खुशबू तैरने लगी। वही इत्र जिसका जिक्र तांत्रिक सिंधिया की कहानी में था। बंद दरवाजा और गायब दोस्त। डर के मारे वे वापस भागने लगे, लेकिन जिस रास्ते से आए थे वहां अब दीवार थी। रास्ता बदल चुका था। अचानक काव्या चिल्लाई और गायब हो गई। आर्यन और बाकी सब उसे ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक तहखाने से काव्या के रोने की आवाज आई। जब वे नीचे पहुंचे तो देखा कि काव्या एक पत्थर की चट्टान के सामने बुत बनी बैठी थी। उसके सामने वही तांत्रिक का साया खड़ा था जो धीरे धीरे उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा था। भागने की जद्दोजहद।
आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से एक हनुमान चालीसा निकाली, जो उसकी मां ने जबरदस्ती दी थी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरे किले में एक भयानक चीख गूंजी। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि उनके कान के पर्दे फटने लगे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उन्हें सामने की ओर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो किले का मुख्य दरवाजा था। वे चारों पागलों की तरह उस ओर भागे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे किले से बाहर निकले। वे जिंदा तो थे, लेकिन उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। समीर ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक पुरानी टूटी हुई चूड़ी मिली, जो कल रात वहां नहीं थी। आज भी उन चारों में से कोई भी अंधेरे कमरे में अकेले नहीं बैठता। भानगढ़ ने उन्हें छोड़ तो दिया, लेकिन उनका चैन हमेशा के लिए छीन लिया। आधी रात का मंजर। जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12 पर पहुंचीं, किले की हवा अचानक भारी हो गई। समीर, आर्यन, नेहा और काव्या अब सिर्फ डरे हुए नहीं थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उनका गला घोंट रही है। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि किले के पत्थरों से खून का रिसाव शुरू हो गया है। पत्थरों के बीच से किसी के कराहने की आवाजें आ रही थीं, जैसे हजारों लोग उन दीवारों के अंदर जिंदा दफन हों। अचानक नेहा चिल्लाई, मेरे पैर! कोई मेरे पैर खींच रहा है। नीचे देखा तो जमीन से काले धुएं जैसे हाथ निकले थे, जिन्होंने नेहा के पैरों को जकड़ लिया था। आर्यन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन हाथों की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तभी अंधेरे को चीरते हुए वही तांत्रिक सिंधिया सामने आया, लेकिन इस बार वो कोई साया नहीं था। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ जलते हुए कोयले थे। उसने अपनी फटी हुई आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता, किले के खंडहर वापस जिंदा होने लगे। टूटी हुई छतें अपने आप बनने लगीं और मरे हुए सैनिकों के कंकाल मांसहीन शरीरों के साथ गलियारों में मार्च करने लगे। रूह कंपा देने वाला मंजर। काव्या को एक जोरदार झटका लगा और वो हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और वो तांत्रिक की आवाज में बोलने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जाओगे। रत्नावती नहीं मिली तो तुम ही मेरी बलि बनोगे। तभी चारों ओर हजारों चूड़ियों के टूटने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि समीर के कान के पर्दों से खून बहने लगा। वे किसी तरह मुख्य द्वार की ओर भागे, लेकिन वहां दरवाजा था ही नहीं, सिर्फ एक गहरी खाई थी। पीछे मुड़कर देखा तो तांत्रिक और उसकी कंकालों की फौज उनके बिल्कुल करीब थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक गहरी खामोशी छा गई। अगली सुबह जब टूरिस्ट और गार्ड्स किले के अंदर आए तो उन्हें मुख्य द्वार पर सिर्फ 4 जोड़ी जूते मिले। उन 4 दोस्तों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बस दीवार पर ताजे खून से एक संदेश लिखा था, स्वागत है, अब हम भी इसी किले का हिस्सा हैं। 20 साल बाद आर्यन अब 42 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी रूह आज भी उसी रात में फंसी थी। उस काली रात के बाद समीर, नेहा और काव्या का कभी पता नहीं चला। पुलिस ने उन्हें लापता घोषित कर दिया था, लेकिन आर्यन जानता था कि वे कहीं खोए नहीं थे। उन्हें किले ने निगल लिया था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर रात उसे सपने में समीर की चीखें और तांत्रिक सिंधिया की वही जलती हुई आंखें दिखाई देतीं। तंग आकर आर्यन ने फैसला किया, खौफ को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। बुढ़ापे की दहलीज और वही सन्नाटा। आर्यन हाथ में एक पुरानी टॉर्च और अपने साथ कुछ तांत्रिक सुरक्षा कवच लेकर शाम 5 बजे भानगढ़ पहुंचा। गार्ड्स उसे रोक रहे थे, लेकिन उसने छिपकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। जैसे ही उसने मुख्य द्वार हनुमान पोल पार किया, उसे लगा जैसे हवा ठंडी नहीं बल्कि जहरीली हो गई है। पुरानी यादों का खौफनाक मंजर। वो नर्तकी की हवेली के पास पहुंचा। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, आर्यन, बचाओ मुझे, बहुत ठंड लग रही है। आर्यन का खून जम गया। ये समीर की आवाज थी, वही आवाज जो 20 साल पहले उसने आखिरी बार सुनी थी। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो देखा कि एक कोने में 3 साए बैठे थे। वे धुंधले थे, लेकिन आर्यन ने उन्हें पहचान लिया, समीर, नेहा और काव्या। जैसे ही आर्यन उनके करीब गया, उसे एहसास हुआ कि वे जिंदा नहीं थे। उनकी खाल पीली पड़ चुकी थी और उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। नेहा ने अपना हाथ बढ़ाया, तुम हमें छोड़कर चले गए थे आर्यन, अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। तभी पीछे से वही भारी पत्थरों के टकराने जैसी आवाज गूंजी। तांत्रिक सिंधिया का साया हवा में तैरता हुआ प्रकट हुआ। वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो केवल मौत के चेहरे पर होती है। जैसे ही आर्यन ने अपनी जेब से वो पुरानी टूटी हुई चूड़ी निकाली जो समीर को उस रात मिली थी,
उसे समझ आ गया था कि ये चूड़ी ही उन रूहों की कैद की चाबी है। तांत्रिक उसे रोकने के लिए झपटा, लेकिन आर्यन ने पूरी ताकत से उस चूड़ी को जमीन पर पटका और चिल्लाया, आजाद हो जाओ। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे किले की जमीन फटने लगी। सफेद रोशनी की एक लहर उठी और उन तीनों सायों के चेहरे पर एक पल के लिए सुकून दिखा और फिर वे हवा में विलीन हो गए। अगली सुबह गार्ड्स को किले के अंदर एक आदमी मिला। वो आर्यन ही था, लेकिन वो पूरी तरह पत्थर की एक मूर्ति बन चुका था। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। आज भी जो लोग रात को भानगढ़ के पास से गुजरते हैं, वे कहते हैं कि अब वहां 4 नहीं, बल्कि 5 दोस्तों के साए घूमते देखे जाते हैं। आर्यन ने अपने दोस्तों को तो आजाद कर दिया, लेकिन खुद उस शाप का आखिरी हिस्सा बन गया। आर्यन के पत्थर बनने के बाद भानगढ़ की खामोशी और भी भयानक हो गई थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक नई टीम और एक रहस्यमयी शोधकर्ता। सालों बाद साल 2026 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अतीन्द्रिय शोधकर्ता ईशान अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। ईशान के पास आधुनिक मशीनें थीं, ईएमएफ मीटर्स, थर्मल कैमरे और रिकॉर्डर्स। उसे आर्यन के लापता होने की खबर पता थी और वो उस पत्थर की मूर्ति का रहस्य सुलझाना चाहता था। रात के 1 बज रहे थे। अचानक ईशान के ईएमएफ मीटर की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। सर, यहां कुछ बहुत बड़ा है, उसके साथ ही राघव ने कांपते हुए कहा। पत्थरों का बोलना। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां आर्यन की मूर्ति थी, उन्होंने देखा कि वो मूर्ति वहां नहीं थी। उसकी जगह जमीन पर 5 जोड़ी इंसानी पैरों के निशान बने हुए थे, जो ताजे थे और जिनसे खून रिस रहा था। तभी रिकॉर्डर में एक आवाज गूंजी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो पत्थर के आपस में रगड़ने जैसी भारी आवाज थी। तुमने उसे जगा दिया, जिसने सदियों से सूरज नहीं देखा। तांत्रिक का असली महल, द हिडन चेंबर। अचानक जमीन जोर से हिली और किले के मुख्य आंगन के नीचे एक गुप्त सीढ़ी खुल गई। ईशान और उसकी टीम सम्मोहित होकर नीचे उतरने लगे। नीचे एक विशाल तहखाना था, जहां हजारों जलती हुई मशालें अपने आप जल उठीं। वहां बीचों बीच तांत्रिक सिंधिया का कंकाल एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसके हाथ में वही इत्र की शीशी थी जिसे रत्नावती ने तोड़ा था। लेकिन यहां एक और चीज थी, राजकुमारी रत्नावती की रूह, जो एक पारदर्शी जंजीर से उस सिंहासन से बंधी हुई थी। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। ईशान ने देखा कि उसके सामने 5 साए खड़े थे, समीर, नेहा, काव्या और आर्यन। लेकिन आर्यन अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें पत्थर की तरह सख्त और ग्रे हो चुकी थीं। आर्यन, ईशान चिल्लाया। आर्यन ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आवाज में हजारों लोगों की चीखें मिली हुई थीं। मुक्ति नहीं मिली, हम सिर्फ मोहरे हैं। तांत्रिक को एक जिंदा शरीर चाहिए ताकि वो वापस लौट सके। बलि का समय। अचानक तहखाने के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तांत्रिक का कंकाल धीरे धीरे मांस और खाल से भरने लगा। वो ईशान की ओर देख रहा था। उसे एक नया जवान शरीर मिल गया था। ईशान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसने देखा कि राघव और बाकी टीम के सदस्य भी धीरे धीरे पत्थर में बदल रहे थे। उनकी चीखें दीवारों में दफन हो रही थीं। भानगढ़ का नया रक्षक। अगली सुबह जब सूरज निकला तो भानगढ़ का किला पहले से ज्यादा चमकदार और नया लग रहा था। लेकिन एक अजीब बात थी, किले की दीवार पर अब 6 नई मूर्तियां उकेरी गई थीं, जो इतनी असली लग रही थीं जैसे अभी बोल पड़ेंगी। गांव के एक बुजुर्ग ने दूर से किले को देखते हुए अपना सिर झुकाया और फुसफुसाया। श्राप पूरा हुआ। तांत्रिक को उसका नया शरीर मिल गया। अब वो हमारे बीच घूमेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसी वक्त अलवर के रेलवे स्टेशन पर एक नौजवान लड़का ट्रेन में चढ़ा। उसका चेहरा ईशान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सिंधिया तांत्रिक की तरह अंगारे जैसी चमक रही थीं। खौफ का अंत। भानगढ़ का श्राप अब किले की दीवारों से बाहर निकल चुका था। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन याद रखिएगा, कहानियां सिर्फ शब्दों में नहीं होती, कभी कभी वो हमारे ठीक पीछे खड़ी होती हैं। आज रात जब आप सोने जाएं और अचानक आपकी खिड़की खड़के, तो उसे हवा मत समझिएगा। शायद ईशान आपके शहर पहुंच चुका है।
अगर इस कहानी ने आपकी रूह कपा दी है तो कमेंट में डरावना लिखना ना भूलें और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो भेजें जिन्हें लगता है कि उन्हें डर नहीं लगता। अगली रात एक और अनकही दास्तान के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए संभल कर रहिएगा, क्योंकि अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, आपके भीतर भी हो सकता है। गुड नाइट, अगर आप सो पाएं तो।